खबरों का सारथी। खबर राजनीति की हो। भराड़ीसैंण में भू कानून को लेकर बैठक। सीएम धामी बोले जल्द लागू होगा सशक्त भू कानून। ड्राफ्ट पर की चर्चा, सुझावों को किया जाएगा शामिल। 21 नवंबर तक गन्ना पेराई सत्र शुरू होने की उम्मीद। शुगर मिल में 90% काम पूरे। मिल की ओर से गन्ना सेंटर भी हो रहे तैयार। प्रदेश में ग्राम और क्षेत्र पंचायतों में बैठक। प्रशासक जिला पंचायतों में अगले महीने 2 दिसंबर को होंगे नियुक्त। कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासकों का बैठना होगा तय। 15 नवंबर से जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे पर्यटक। जंगल सफारी के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकेगी बुकिंग। दून की हवा की गुणवत्ता खराब। ऋषिकेश में हुआ सुधार। पीसीबी ने जारी की रिपोर्ट। देहरादून का SQI 245 रिपोर्ट। उत्तराखंड आने पर वाहनों का स्वतः कटेगा ग्रीन सेस। परिवहन विभाग ने अपनी योजना में किया बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं दीपिका। स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में। और खबरों की शुरुआत करेंगे चमोली से, जहां सीएम धामी ने पलायन निवारण आयोग की बैठक ली। पलायन रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार गंभीर, अल्प, लघु और दीर्घकालिक योजनाएं बनेगी। प्रवासी नागरिकों के सुझाव किए जाएंगे शामिल। बैठक में पलायन के प्रमुख कारणों पर की जाएगी चर्चा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार आधारभूत ढांचे पर काम कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ की जा रही हैं। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी रही मौजूद। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष SM नेगी हुए शामिल। पलायन रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार गंभीर, अल्प, लघु और दीर्घकालिक योजनाएं बनेगी। प्रवासी नागरिकों के लिए सुझाव दिए जाएंगे। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी रही मौजूद। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष SM नेगी हुए शामिल। पलायन रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार गंभीर, अल्प, लघु और दीर्घकालिक योजनाएं बनेंगी। प्रवासी नागरिकों के सुझाव किए जाएंगे शामिल। चमोली से अहम खबर हम आपको बता रहे, सीएम धामी ने पलायन निवारण के लिए ली बैठक। पलायन रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार गंभीर, अल्प, लघु और दीर्घकालिक योजनाएं बनेगी। प्रवासी नागरिकों के सुझाव किए जाएंगे शामिल। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार आधारभूत ढांचे पर काम कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ की जा रही हैं। चमोली से अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी रही मौजूद। वही खबर रुद्रपुर से है, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। मृतका के मायके वालों ने पति समेत अन्य ससुरालियों वालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। गुलरफौज निवासी सुमन कौर पुत्री स्वर्गीय अमरजीत सिंह का विवाह 4 वर्ष पूर्व स्वार निवासी जसवीर सिंह के साथ हुआ था। बीते 20 अक्टूबर को ही उसने एक बेटे को जन्म दिया था। इधर बीती रात सुमन कौर की संदिग्ध हालतों में मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने अस्पताल से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की बहन ने मामले में मृतका के पति और अन्य ससुराल वालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि विवाह के बाद से ही ससुराल वाले सुमन कौर को प्रताड़ित कर रहे थे। 20 अक्टूबर को बेटे को जन्म देने के बाद सुमन कौर को इलाज के नाम पर बिना वजह ससुराल वाले इधर उधर ले जाने लगे। उसे कई दिनों तक बिना बात के मुरादाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहां जब सुमन से मुलाकात की तो उसका कहना था कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बावजूद उससे बिना वजह अनाप शनाप दवाइयां दी जा रही हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर हमारी उधम सिंह नगर से है, जहां रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में कुछ लोगों ने युवक को रोककर मारपीट करते हुए हत्या के इरादे से तमंचे से फायर झोंक दिया। हमलावर छर्रे लगने से घायल युवक को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
घायल को अस्पताल से चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर किया है। सीओ सिटी निहारिका तोमर के मुताबिक सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करने वाले बागवाला झील निवासी मुसाफिर का गांव के ही कुछ लोगों से उसका विवाद चल रहा है। इसी रंजिश में हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया है। घायल की पत्नी से मिली तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए कल की घटना है। कल बागवाला क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि दो लोगों के बीच फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति, इसका नाम संजय पासवान है, जो सिडकुल में ट्रक चलाने का काम करता है, उसके द्वारा एक अन्य व्यक्ति मुसाफिर को गोली मारी गई थी। जो व्यक्ति मुसाफिर, उसको तुरंत अस्पताल ले जाकर उसका ट्रीटमेंट कराया गया और ये संजय पासवान फरार है। हमें तहरीर प्राप्त हुई इस घटना की, जिस पर संज्ञान पंजीकृत किया जा रहा है। और खबर रुद्र, यहाँ फिर हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला धार गाड़ी पर खड़ी होकर फायरिंग करती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि यह घटना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के आवास विकास में एक पीजी के पास की है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि वीडियो में नजर आ रही महिला की पहचान की जा रही और हर्ष फायरिंग के इस मामले से में संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आया कि एक वीडियो है जिसमें एक महिला के द्वारा फायरिंग की जा रही है। इस वीडियो का संज्ञान लेकर इस पे जांच की जाएगी और जो भी इसमें उचित कार्रवाई विधिक कार्रवाई होगी। देवभूमि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग तेज से होती जा रही है। तमाम राजनीतिक दल और क्षेत्रीय संगठन हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में सख्त भू कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर सड़कों पर आ रही भीड़ ने चुनावी साल में सरकार की चिंता बढ़ा दिया है। इसी चिंता के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक गैरसैंण में बुलाई। इस बैठक में 3 मुख्य विषयों पर चर्चा की गई। इसके तहत सख्त भू कानून के क्रियान्वयन और इसके प्रभाव के साथ ही राज्य में इसे लागू करने के साथ ही पहाड़ों से पलायन को रोकने के उपाय पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगले बजट सत्र में सख्त भू कानून का बिल लाने की बात कही है। वहीं सीएम धामी का कहना है कि सरकारी योजनाओं को कब्जा मुक्त कराने के साथ ही लैंड माफियाओं पर एक्शन भी सरकार की जारी रहेगी। वहीं इसी बीच राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दल का आरोप है कि मुख्यमंत्री की ये बैठक सिर्फ आई वॉश है। भाजपा ने राज्य के सख्त भू कानून को कमजोर किया है। ऐसे में भाजपा सरकार से सख्त भू कानून लागू होने की कोई उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में समय समय पर भू कानून में संशोधन किए गए हैं। इसके तहत तत्कालीन त्रिवेदी सरकार के कार्यकाल में भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद की बाध्यता को समाप्त किया था। सवाल ये है कि क्या धामी सरकार राज्य में सख्त भू कानून लागू करेगी? आखिर क्यों विपक्ष को सरकार की मंशा पर भरोसा नहीं हो रहा है? रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ उपचुनाव के बीच राज्य सरकार की मुश्किलें सख्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग ने बढ़ा दी है। इस मांग को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन चल रहे हैं। इस आंदोलनों में लोगों की उमड़ रही भीड़ ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार प्रदेश की जनता को सख्त भू कानून और मूल निवास लागू करने का वादा कर चुके हैं। बावजूद इसके तमाम राजनीतिक दल और स्थानीय संगठनों की ओर से आंदोलन को किया जा रहा है। इस बीच मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने सख्त मूल निवास और भू कानून लागू करने की मांग को लेकर भू हड़ताल की चेतावनी दी है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार अगले बजट सत्र में सख्त भू कानून का बिल लाने जा रही है। उसके लिए हमने पहले ही घोषणा कर दी है कि आगामी जो हमारा बजट सत्र होगा उस बजट सत्र में हम एक सशक्त भू कानून भी लाएंगे। हाँ, मैंने जिस दिन उन्होंने ये कहा, मैंने तत्काल उन्हें ये कहा कि भाई मैंने जनता को कहा कि ये ऊँट अब पहाड़ के नीचे आया है, लोगों की बात सुनने लगा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं कल से देहरादून में हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि सचिवालय से मेरे पास तमाम ये बातें हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने
6 महीने पहले हलचल पैदा करके इस बारे में वो लोग जो इस प्रकार के व्यापार में सम्मिलित हैं, एक उनके लिए एक नई खिड़की खोल दी, एक नया रास्ता खोल दिया। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी के पास ये मौका था कि मुख्यमंत्री जी इसमें ऑर्डिनेंस लाते, और गोपनीयता की शपथ इसीलिए दिलाई जाती है कि ऐसे मामलों में आप गोपनीयता के तौर पर काम करके अंजाम दे दें काम को, और ऑर्डिनेंस लाते, और उसके बाद जब विधेयक बनने का वक्त उन्होंने विधानसभा सत्र में कहा कि बजट सत्र में करेंगे तब करते, लेकिन उन्होंने समय से पहले ये कह के एक नई बहस को जन्म दे दिया और राज्य के प्रति उनकी निष्ठा पर प्रश्न खड़ा होता है। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति की टीम लंबे समय से मजबूत भू कानून और मूल निवास 1950 को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रही है, और जनता की ही ताकत का दबाव है कि आज सरकार मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर लगातार मीटिंग करने जा रही है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हम सरकार से कह रहे हैं, सबसे पहले 2018 के बाद भूमि कानूनों में जितने भी संशोधन हुए हैं, सरकार सबसे पहले उन्हें रद्द करे, और बाहरी राज्यों के लोग जो यहाँ पर 30 सालों से रह रहे हैं, उन्हें यहाँ पर सिर्फ 200 वर्ग मीटर, वो भी परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति को ही आवास बनाने के लिए जमीन खरीदने की छूट दी जाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग की जा रही है। सरकार की ओर से पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी। इस गठित भू कानून समिति ने सितंबर 2022 में धामी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी, लेकिन शासन स्तर पर समिति की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड में समय समय पर भू कानून को लेकर संशोधन किए गए हैं। इसके तहत तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाता है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि राज्य के सख्त भू कानून को कमजोर करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। क्या होती है भू कानून को बैठक? आप ये जवाब दीजिए पहले मेरा। मैं 5 बार आपके साथ सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ चुका हूँ कि नरेंद्र तिवारी का बनाया हुआ भू कानून किसने नष्ट भ्रष्ट किया, किसने लैंड की जो सीलिंग थी 12.5 एकड़ की खत्म करी। आप 7 साल से राज्य में, इस राज्य में उत्तराखंड के अंदर, इन 7 सालों में कितनी जमीन की खरीद फरोख्त हुई, क्यों नहीं बताते? जांच बैठाएंगे, जांच करेंगे, जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगेंगे। अरे भैया, भू कानून का सारा जो बेड़ा गर्क करने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। त्रिवेंद्र सिंह जी ने उसमें अग्नि लगाई थी और घी डालने का काम तीरथ सिंह जी ने और पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। आई वॉश नहीं है तो क्या है, आप बताइए ना। केदारनाथ जी की शिला आप ले जाते हो, शिला ले जाकर के वहां पर आप मंदिर में स्थापना करते हो और उसके बाद मुकर जाते हो। आज भू कानून सारा एनडी तिवारी की सरकार के द्वारा बनाया गया भू कानून, उसको आपने नष्ट भ्रष्ट कर दिया और अब आप आंसू बहा रहे हो घड़ियाली। कांग्रेस पार्टी को तो यही नहीं पता भू कानून है क्या। अगर वो ये समझ पाते तो अपने समय में कुछ तो उदाहरण पेश करते कि हमने ये इस दिशा में ये काम किया था। तो उनको खुद डेफिनेशन नहीं मालूम, वो पहले खुद जान ले कि भू कानून क्या है, क्या उसमें संशोधन होने चाहिए, क्या हो रहे हैं और किस संदर्भ में हम अपने उत्तराखंड के मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारे जो अधिकार उत्तराखंड वासियों के हैं, उत्तराखंडियों के हैं, उनके संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, हमारी सरकार बेहतर जानती है और उस दिशा में काम कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सख्त भू कानून और जो मूल निवास की जो लड़ाई है, ये उत्तराखंड क्रांति दल राज्य बनने से पहले से लड़ रही है। हालांकि इसमें तेजी तब आई है जब त्रिवेंद्र सरकार ने इसको बिल्कुल लचीला कर दिया था और ये कह दिया था कि जो उद्योगपति है यहाँ पर जो ज़मीन लेंगे, लेकिन वो जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं 2 साल के अंदर अंदर उसको बनाना है। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, वो इतना लचीला हो गया कि लोगों ने उस ज़मीन को दूसरी तरफ से उसका लैंड यूज़ कर रहे थे और उद्योगपति धीरे धीरे उत्तराखंड को हड़प रहे थे। अब जब चारों तरफ जो है सख्त भू कानून और मूल निवास की जो जंग छिड़ रही है, जो आंदोलन चल रहा है और जो बार बार हमारा उत्तराखंड क्रांति दल इस पे जो है आक्रोशित है, तब धामी सरकार ने आज आनन फानन में बैठक बुलाई है। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव के बीच राज्य में एक बार फिर सशक्त भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। एक तरफ जहां सरकार सख्त भू कानून और मूल निवास लागू करने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर
इसकी मांग प्रदेश भर में तेज होती जा रही है। इस बीच गैरसैंण में बुलाई गई बैठक के बाद भाजपा सख्त भू कानून लागू करने का दावा तो कर रही है, लेकिन विपक्षी दलों को सरकार के इस दावे पर भरोसा नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या धामी सरकार राज्य में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने के लिए गंभीर है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। वहीं श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज सहसपुर में मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सुभारती यूनिवर्सिटी एवं मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर अतुल कृष्ण ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों में बोर्ड एवं अन्य परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूल में बेहतर शिक्षा देकर अपनी कक्षाओं का अच्छा परिणाम लाने वाले शिक्षक व शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी ओर इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भी खूब वाहवाही बटोरी। जय हिंद। आज मैं यहाँ पर गुरु राम राय इंटर कॉलेज में यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आकर मुझे देखते बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत ही ऊर्जावान हैं और राष्ट्रीय भावना माहौल देख यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, यहाँ के शिक्षक हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इस बात में ध्यान देते हैं कि बच्चों का पूर्ण विकास हो। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी उनका अच्छा उनको शिक्षा मिले कि किन बच्चों को सम्मानित किया जाए। बोर्ड परीक्षा में जो छात्र छात्राएँ अच्छे मार्क्स लाते हैं उनका सम्मान समारोह हम प्रतिवर्ष यहाँ पर आयोजित करते हैं और मुख्य अतिथि के रूप में किसी ऐसी शख्सियत को यहाँ पर हम निमंत्रित करते हैं जिन्होंने वास्तव में अपनी मेहनत से, अपने अनुशासन से समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर गदरपुर से है, जहां खंड विकास अधिकारी कार्यालय में क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एकत्र हुई और एक ही सर्वे को दूसरी बार कराए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और काम करने से इनकार किया। इस मौके पर बोलते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री राधा चंद ने बताया कि खंड विकास अधिकारी कार्यालय में 15 अक्टूबर को ट्रेनिंग दी गई। उसी के अनुसार हम लोग अपना कार्य 11 नवंबर तक पूरा कर चुके थे और जब उनको सबमिट करने का समय आया तब अधिकारियों ने स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा कि अब यही सर्वे दोबारा नए तरीके से होगा। इसमें कुछ कार्य बढ़ा दिए गए हैं जिसे हम लोग विरोध करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखा गया है और उन्हें आने जाने का किराया भी नहीं दिया जा रहा है और इसी तरह की अनेक समस्याएं जिसे हम लोग विरोध कर रहे हैं। संगठन ने निर्णय लिया है कि हम दोबारा सर्वे नहीं करेंगे और साथ ही खंड विकास अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। बताया गया था, जैसा भी बताया था उसके अकॉर्डिंग हमने अपना पूरा काम करके पांडुलिपियां बना करके भी 11 नवंबर को सबमिट करने के लिए तैयार थे। कुछ लड़कियां हमारी सबमिट कर चुकी थी, उनको वापस कर दी गई हैं और कुछ लड़कियां सबमिट करने के लिए आ रही थी। उसके बाद में हमें ये बताया गया है कि अब ये आपको दोबारा से सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा। उसमें एक इपिक नंबर ऐड करना है और एक डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। कहने के लिए तो सिर्फ 2 चीजें ऐड करनी है, लेकिन काम फिर दोबारा से दूसरे तरीके से होगा और फिर हमें डोर टू डोर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा अपना आंगनवाड़ी का काम भी बाधित हो रहा है। और इस पीरियड में देखिए हमारे साथ में एक चीज इन्होंने और कर दी है कि जब त्रिस्तरीय इलेक्शन के लिए हम लोग सर्वे कर रहे थे, उसी पीरियड में हम लोगों ने 15 अक्टूबर को यहाँ ट्रेनिंग करा है। वहीं मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तर्ज पर कुछ अखाड़े सनातन बोर्ड बनाने की भूले से मांग कर रहे हैं, लेकिन जूना अखाड़े के संत स्वामी यति परमात्मा आनंद सरस्वती ने इसका विरोध किया है। कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए यति परमात्मा आनंद सरस्वती ने कहा कि सनातन बोर्ड बनाने के बजाय मुस्लिम बोर्ड को भंग करने की जरूरत है। बड़ी विडम्बना है कि
आज हमारे हिंदू समाज जो जगा हुआ है उसकी ऊर्जा को कुछ लोग डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो वक्फ बोर्ड है उसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। जो सरकार कश्मीर से 35A और 370 हटा सकती है वो मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर सकती है। लेकिन जानबूझ करके ये जो वाचक आजकल कुछ भांड है, मैं इनको भांड कहूँगा, ये हिंदुओं की एनर्जी को वेस्ट करने का कार्य करते हैं। अगर इसी आंदोलन को वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने के लिए किया जाता तो मैं इसका ज़रूर समर्थन करता। लेकिन ये सिर्फ कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और ये राजनीतिक नेताओं के इशारों पर पलने वाले तथाकथित कथावाचक। वहीं रीड गदरपुर विधानसभा के दिनेशपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष कावल सिंह विर्क ने बताया कि बीते 5 वर्षों में दिनेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र के सभी वार्डों में कोई विकास कार्य नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर इस बार नगर पंचायत क्षेत्र की जनता मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष बनाने का मौका देगी तो मैं सभी वार्डों में अधूरे कार्यों को पूरा करूंगा। नगर पंचायत क्षेत्र में पानी की निकासी नहीं है, सड़क टूटी है। यदि मुझे जनता मौका देगी तो मैं दिनेशपुर नगर पंचायत को एक मॉडल नगर पंचायत व चंडीगढ़ की तर्ज में विकसित करूंगा। आप निहाल जी हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं। गौतम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चुनाव इसलिए लड़ूंगा निहाल जी कि मैं 5 साल चेयरमैन रहा हूँ, मैंने अच्छा काम किया है, जनता हमारे से खुश है। जहाँ जाते हैं हमें मान सम्मान हमारे बुजुर्ग माताएं सब देती हैं। और देखो चमत्कार को नमस्कार है, जब हम काम करेंगे कोई पद में होंगे तो आपका मान सम्मान होगा। आजकल काम नहीं होगा, जितने मर्जी बन के घूमते रहो कोई पूछेगा नहीं। तो इसलिए जनता, इससे पहले अभी चेयरमैन थे वहाँ पे बीजेपी के चेयरमैन थी सीमा सरकार, क्या उनके कार्यकाल में काम नहीं हुआ? वो तो देखो मैं नहीं किसी का कहूँगा, वो तो सबको दिख रहा है क्या काम हुआ। वो तो ऐसा हुआ कि जो हमारे काम थे उनको तोड़ने में लगे रहे, कोई नया काम तो किया नहीं है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार का अभियान लगातार जारी है। जिले में चल रही मरीजों के जीवन से खिलवाड़ करने फर्जी अस्पतालों को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपना लिया है। एससीएमओ हरिद्वार डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा कि क्षेत्र में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि निजी अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम तो लिखे हुए हैं पर मौके पर डॉक्टर नहीं मिलते, जिसको लेकर कई अस्पताल बंद कराया गया और बहुत से अस्पतालों पर कार्रवाई भी की गई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार जारी है और उन्होंने डॉक्टरों को भी निर्देशित किया कि नियमों के अंतर्गत सेवाएं दें और आम जन के जीवन से खिलवाड़ ना करें। उन्होंने कहा कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत सभी डॉक्टरों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि जिस डॉक्टर के पास जिस पैथी की डिग्री होगी वह उसी में इलाज करेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर शहर में 2 ही जगह अपनी सेवाएं दे सकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का क्षेत्र में छापेमारी अभियान लगातार जारी है और नियमों का पालन करने वाले अस्पताल संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पहले जो सीएमओ साहब थे मनीष दत्त जी और अभी हमारे आर के सिंह सर, तो अभी हमने पूर्व में भी पेपर के माध्यम से भी अवगत कराया गया था पूरे जिले में कि क्लिनिकल इस्टेब्लिश एक्ट CA के अंदर सभी को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, चाहे वो एलोपैथिक का हो, होम्योपैथिक का हो, आयुर्वेदिक का हो, किसी पैथी का है। और जो जिस पैथी का डॉक्टर होगा वो उस पैथी में ही इलाज करेगा, क्योंकि जिसका ज्ञान हो जिस पैथी का, मैं एलोपैथिक डॉक्टर मुझे एलोपैथिक का ज्ञान है तो मैं आयुर्वेद में नहीं कर पाऊंगा। तो जो सरकार के रूल्स रेगुलेशन है उनमें ही हमको चलना पड़ेगा। तो सभी का अनिवार्य है। जिन डॉक्टर्स ने MBBS का नाम लिखा और वो आयुर्वेदिक कर रहे हैं उसको भी हम रोक रहे हैं कि वो अपनी पैथी में करें, उनको हम जुर्माना लगा रहे हैं। पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख, फिर 5 लाख। तो सभी को हम ये बार बार बता रहे हैं कि भैया जुर्माना लगाने की बात मत करो, हम समय भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन तो करा लिया और वहां जाकर के डॉक्टर मिल नहीं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का